तो देखिए, एक लंबा इंतजार रहा, जेपीसी की बहुत बैठकें हुई, उसमें भी तमाम दल शामिल किए गए थे उस बैठक में भी, और हंगामे हुए उसमें भी, लेकिन आखिरकार लोकसभा में बिल पास हुआ। और अब सवाल यही उठ रहा है, मेरा तो सवाल सबसे पहला ये होगा आपसे कि जो सहयोगी घटक दल हैं एनडीए में, जैसे जो सबसे बड़े दल हैं जेडीयू और टीडीपी, 12 और 16 सीटों के साथ में 5 सीटें जो हैं चिराग पासवान की भी हैं, इनको बीजेपी ने कैसे मनाया? क्योंकि इनकी जो फैन फॉलोइंग है, इनके जो वोटर्स हैं, वो एक ऐसा तबका है जो वक्फ बोर्ड से बहुत ज्यादा संबंधित है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनका जो एक तबका है वो वक्फ से संबंधित है, जबकि वक्फ मतलब अपने आप में भारत के ऊपर था। जो पुराना कानून था वो भारत के ऊपर था। भारत के ऊपर जब मैं बोल रहा हूँ मतलब संविधान के ऊपर था, अपने संविधान के ऊपर। और ऐसे लोग जो इस्लाम को नहीं समझते, वो बहुत, कल जो अभी आपने कहा कि हिंदू क्या सोचेंगे, मुसलमान क्या सोचेंगे, मुसलमानों के लिए क्या है, हिंदुओं के लिए क्या है, पर एक शब्द आपको जोड़ना था कि देश के लिए क्या है। हम एक मुख्य बात भूल गए कि देश के लिए क्या है, और वहां से चीजें चालू करेंगे तो हमको सब चीजें समझ में आने लगेंगी कि ये देश के लिए क्यों आवश्यक था। और इतना दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, 288 वोट उसके लोकसभा में 288 वोट उसका जो बदलाव होना उसके पक्ष में पड़े, 232 वोट पड़े उसके विपक्ष में, सुधार ना हो। 239, हाँ 239। चलिए, हमने माना मुस्लिम समाज आज भी भारत के साथ मुख्यधारा में नहीं जुड़ा, 24 सांसद अलग कर दें, तो बाकी कितने बचते हैं? 215 जो सांसद हैं वो तो हिंदू हैं। उनमें इतनी भी अकल नहीं है कि इसके कारण क्या होने वाला था। एक सामान्य जनता की बात नहीं है। इसको एक थोड़ा सा अपन पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, केवल वक्फ को वक्फ की दृष्टि से ना देखें। जो आप 215 सांसदों की बात कर रहे हैं जिन्होंने नहीं दिया वोट पक्ष में, वो क्या मतलब, आप क्या बताना चाहते हैं दर्शकों को कि आखिर क्या होने वाला था? अगर वक्फ बोर्ड बिल ये जो गिर जाता, पास नहीं हो पाता, तो ऐसा क्या बड़ा हो जाता? इतने दिनों से तो चल ही रहा है ना। हाँ, इतने दिन से चल रहा है। जिसके ऊपर नहीं आती, जिसके घर में आग नहीं लगती, तो वो सोचता है कि आग तो कहीं लगी नहीं है। पर 39 लाख हेक्टेयर जमीन अगर उनके पास है, दिल्ली की संसद भवन आज जहां बनी है वहां उनका क्लेम है, तो आप समझ सकती हैं देश की स्थिति कहां जा रही थी, क्या हो रहा था। वो हो सकता है जहां आज अपन इस स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हो और अपने पॉडकास्ट के बीच ही कोई आ जाता और कहता कि नहीं ये तो हमारा, और ये हमारा है वो बोलते, और ये उनका नहीं है हमारा है ये सिद्ध करने के लिए आप परेशान होते, क्योंकि उन्हीं की कोर्ट होती, उन्हीं की जो ट्रिब्यूनल है वो होता। पूरा का पूरा गांव आ गया था, 1500 घरों का, उसमें भी दावा ठोक दिया था। केस पूरा समझिए, वो कोई एक रामचंद्रन या कोई सज्जन थे, कृषक थे, उनको अपनी बेटी का विवाह करना, तो उनको जमीन बेचनी थी। जमीन होता है, ये प्राय होता है। जब जमीन बेचने गए तो रजिस्ट्रार ऑफिस में बोले कि जमीन आपकी है ही नहीं। अब उनका दिमाग और खराब हुआ कि भाई मेरी जमीन कैसे नहीं है। तो उन्होंने संपर्क साधा और ऊपर जमीन मेरी कैसे नहीं है, तो पता चला वो जमीन तो छोड़िए, वो पूरा गांव ही नहीं है, पूरा गांव ही वक्त ने ले लिया। अब ये गांव वालों को सिद्ध करना है कि उनका गांव है कि नहीं। जो गांव 1500 साल, 1500, 2000 साल से वहीं रह रहे हैं, उनकी जमीन है, उनकी खेती बाड़ी कर रहे हैं, अब उनको सिद्ध करना पड़ रहा है ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। ऐसा कानून भारत में चल रहा था। ये जो समस्या है ये अभी पिछले 4-5 सालों से ज्यादा समझ में आने लग गई है।
बहुत लंबा समय बीत गया, वक्फ बोर्ड के बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ कानून बनाया गया है। ये कांग्रेस के सरकार में बनाया गया। और मैं बहुत पीछे जाऊं तो 1954 में ही नेहरू जी ने इस तरह का एक वक्फ बोर्ड का गठन किया था। और उस समय जब बात आई थी गठन करने के लिए, तब ये जब बंटवारा हुआ था, बंटवारे के समय में कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ पाकिस्तान से भारत आए थे। लेकिन पाकिस्तान जो लोग गए थे और उनकी जमीनें जो यहाँ छूटी थी, उसके लिए ऐसा प्रावधान बनाया गया था कि वो वक्फ बोर्ड को दे दी जाए सारी जमीनें। ये वहां से शायद गठन हुआ है। और उसके बाद फिर तुष्टीकरण की राजनीति इस पर शुरू हुई कांग्रेस के रहते। अपने इतिहास में एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हुए चाणक्य, उनका एक बहुत अच्छा वाक्य है कि किसी भी समाज की दुर्दशा के लिए दुर्जन शक्ति या राक्षस शक्ति जिम्मेदार नहीं है, सज्जन शक्ति जिम्मेदार है। अब ये प्रकरण 1954 से चला आ रहा था। 1947 का विभाजन पूर्णतः धर्म के आधार पर हुआ। 1946 में चुनाव होते हैं। उस समय चुनाव की व्यवस्था थी कि मुस्लिम सीट पर केवल मुसलमान वोट देगा और हिंदुओं की सीट पर हिंदू वोट देगा। वो व्यवस्था थी। अब जो व्यवस्था थी वो थी। मुस्लिम लीग का केवल एक मुद्दा था कि हमको अलग देश चाहिए। ठीक है, अलग देश चाहिए अगर किसी का वो है, पर अलग देश क्यों चाहिए? क्योंकि मुसलमान किसी अन्य के साथ नहीं रह सकते। उनकी संस्कृति ही ऐसी है कि वो किसी अन्य के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो जो चुनाव के नतीजे हैं वो आज भी उपलब्ध हैं। और कांग्रेस का कहना था कि नहीं, हम यूनाइटेड रहेंगे, हम विभाजन नहीं करेंगे। गांधी जी भी कह रहे थे कि हम विभाजन नहीं करेंगे। तो 90% वोट मिलते हैं मुस्लिम लीग को, बंटवारे को लेकर के और 6% अन्य जो मुस्लिम पार्टियां थी जो बंटवारा चाहते थे, जो कह रहे थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, किसी अन्य के साथ नहीं रह सकते, मतलब हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम मुसलमान अलग हैं, उनको मिले। और मात्र 4% वोट मिले कांग्रेस को। और एक चीज ध्यान रखिए, जो भी बलूचिस्तान वाला एरिया है वहां कांग्रेस को वोट मिले। अच्छा। और जो आज अपना यूपी है, बिहार है, भोपाल का क्षेत्र है, यहाँ सब जगह मुस्लिम लीग ने लीड किया और 96% से ज्यादा वोट किए। और मजे की बात है कि जिन्होंने वोट दिया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वो फिर भारत में रहेंगे। और इसके लिए भी कहा जाता है कि ये एक एजेंडे के तहत ही ये कुछ लोग यहाँ रुक गए थे, जो आज कहते हैं कि हमारा भी हिंदुस्तान है, हमारा भी खून यहाँ की जमीन पर है। बंटवारे पे हम मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ हमने भी लड़ाई की है। मैंने अभी आपको एक चीज बोली कि आपने हिंदू बोला, मुसलमान बोला, देश नहीं बोला। क्योंकि हमको देश को व्याख्या करनी पड़ेगी। अब बिल पास होने के बाद देश की व्याख्या अब आप कैसे देखते हैं? बिल पास होने, मैं आपको पूरी बात बोलूँ, मुस्लिम समाज अगर बोल रहा है कि हम सह अस्तित्व में नहीं रह सकते, आप किसी को पूजा करती हैं, आपकी पूजा पद्धति जो भी हो, मेरी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मेरी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमको साथ रहना है। और एक पक्ष बोलता है कि हम साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति में ही ऐसा नहीं। और लोकतंत्र में कुछ कमजोरियां होती हैं, तो उन कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने पूरे समाज को साथ लिया ही नहीं, कांग्रेस ने कभी पूरे समाज को साथ लिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट हमारे पास 10% है, 12%, 15%, और उसके साथ 1-2 समाज को और जोड़ दो। मतलब ये विघटनकारी बातें थी, और चुनाव जीत जाओ। पूरे देश को एक साथ करने की सोची ही नहीं। तभी आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज
जो आज बोलता है कि हम मुगल थे, हमने जीता, फलाना किया, ढिमका किया, तो मजदूरी क्यों कर रहे हो? भाई अगर इतनी तुम राजा महाराजा थे तो तुम काहे के लिए मजदूरी कर रहे हो? और वहां से 1947 के बाद से नेहरू हुए। अब नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किससे लिखवाई मालूम नहीं मुझे, लेकिन नेहरू को बिल्कुल भी अकल नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि ये आबादी का पूरा एक्सचेंज करो आबादी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी चेताया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में भी लिखा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में अपनी किताब में लिखा है। हिंदुओं की भी बुराई करी है, और है तो स्वाभाविक है। कोई भी समाज चलता है उसमें कई बुराइयां, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदू अपनी बुराइयों को स्वीकार करते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस्लाम ऐसा एक बंद कमरा है जिसमें रोशनी आने की जगह ही नहीं है। वो स्वीकार ही नहीं करते। जब कोई स्वीकार ही नहीं करेगा बुराई को, वो बुराई दूर कैसे करेगा? अब वो जो लोग थे वो भारत में ही रह गए। अब इसको एक और तरीके से देखिए। मैंने एक बात आपसे बोली कि समाज को या देश को बर्बाद करने वाला दुर्जन शक्ति नहीं होती, सज्जन शक्ति होती है। और जिसको मैं अभी के शब्दों में बोलूं कि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार खासकर, इतनी बड़ी बात को राजनेता नहीं समझ पाए। ठीक, उनको चुनाव जीतना था, उन्होंने तो 10% इसके लिए, 15% इसके लिए, लेकिन इतनी बड़ी बात को पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग अगर नहीं समझ पा रहा है तो फिर क्या कैसे चलेगा? अभी बांग्लादेश में घटना हुई, पत्रकार में तो हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं। नहीं तो मुस्लिम उठाएगा क्यों वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई चीज? आप अगर 1200 साल से किसी एक विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हो तो गलती उस विचारधारा की नहीं है, गलती आपकी। उसको उदाहरण स्वरूप सहित समझाता हूं। बांग्लादेश का जन्म भारत ने दिया। क्यों हो रहा था बांग्लादेश की? उनकी भाषा की लड़ाई थी। अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन पे भी आऊंगा। भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है भाई। तमिलनाडु में रहने वाला तमिल बोलता है, पंजाब में रहने वाला पंजाबी बोलता है, बंगाल में रहने वाला बंगाली बोलता है। अब वो सब हुआ, मुजीबुर रहमान बने और तमाम तमाशे हुए उर्दू को बंगाली के ऊपर रखने विषय को लेकर, और फिर कोई बंगाली कैसे ऊपर आ सकता पाकिस्तान में। फिर अंततः हमने सपोर्ट किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसी बांग्लादेश में शेख हसीना भारत के साथ अच्छे से रह रही थी। शेख हसीना को हटा दिया, कोई बात नहीं, हो सकता है राजनीति में आप इसको हटाओ उसको बिठाओ। उसके बाद हिंदुओं के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ? हिंदुओं की क्या गलती थी? हिंदू औरतों को घर, मतलब क्या हालत की, अब आप समझ सकते। पूरे के पूरे मोहल्ले जला दिए, लड़कियों को उठाकर ले गए, मंदिर तोड़ दिए। तो आप समझ लीजिए कि वो लड़ाई, ये वर्ग किस तरीके से काम करता है। जरा से में उनको खिलौना बनाकर वो पूरा बर्बाद कर दिया। और इसके बारे में ज्यादा नैरेटिव हमारा पत्रकार वर्ग नहीं कर पाया। वो हिंदू भी हैं, मतलब मैंने कहा ना भाई, 215 वोट अगर हिंदू दे रहे हैं तो आपको वो विचारधारा समझ में ही नहीं आ रही है। और उस विचारधारा को आपने कभी भारतीय ना, आपने भारतीय माना, वो अपने आप को भारतीय नहीं मान रहे। चलिए माना, ठीक, आपकी संस्कृति होगी कुछ, पर हम तो आपको भारतीय मान रहे, हम तो एक जैसा ट्रीट करें आपको। आपको अतिरिक्त शक्तियां क्यों दें?